बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे वाडवण बंदरगाह की। विकास की सरपट राह पर दौड़ता भारत 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है यह बंदरगाह। आंधी बारिश में भी रहेगा चालू। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह देगा 12 लाख रोजगार। किस तरह से ये फायदा देगा, हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। वहीं बात इस बात की भी होगी कि रेवड़ी कल्चर पर की माया अब पड़े सैलरी के टोटे। आखिर कहां, हिमाचल प्रदेश में क्यों कर्ज में डूबा हिमाचल प्रदेश? तो आर्थिक बदहाली की वजह से सियासत हुई है तेज। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां धरने के विरोध में धरना, यह कैसी है सियासत, इस पर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुलामी की बेड़ियों के हर मिशन को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है मील के नए पत्थर। प्रधानमंत्री ने किया पालघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देश में 10 साल में $31 बिलियन का हुआ निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा का मार्च राज्य पुलिस ने रोका। मार्च से पहले ही लिया महिलाओं को हिरासत में। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का लगाया आरोप। सीएम के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर आज रांची में बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया है भरोसा। और दिखने लगा है फ्रीबी और गारंटी योजनाओं का साइड इफेक्ट। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास सैलरी बांटने का संकट। पीएम मोदी ने राज्यों के रेवड़ी कल्चर पर पहले ही किया था सावधान। आर्थिक बदहाली पर अब कांग्रेस की पल्ला झाड़ने की कोशिश। तो सबसे पहले बात वाडवण बंदरगाह की, जहां विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है भारत। ये उसकी एक नजीर पेश करता है। 76,000 करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना है। आंधी बारिश में भी ये 24 घंटे चालू रहेगी। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ये कम से कम 12 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देगा, 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाले वाडवण बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी इस बंदरगाह का निर्माण करेगा। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद वाडवण बंदरगाह दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा। यह सभी मौसम में खुला रहने वाला 24/7 चलने वाला गहरे पानी वाला बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इसको कहा जा रहा है कि यह प्रवेश द्वार बनेगा। यह बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से लैस होगा और वहां की प्रबंधन प्रणाली भी आधुनिक होगी। यह बंदरगाह भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा। बंदरगाह बनने से 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 1 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इसके जरिए। और विशेष बात है कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने स्थानीय स्तर पर विरोध किया था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने पोर्ट के निर्माण को मछुआरों के रोजगार से जोड़कर स्थानीय स्तर पर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। यहां 6,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना लागू की गई है। आज किस तरह से मछुआरों का और उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। और उनके हितों का ध्यान रखते हुए 1200 करोड़ रुपए की 218 मत्स्यकीय परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। मछुआरों के
फिशिंग वेसल्स के लिए 364 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश निर्मित 1 लाख ट्रांसपॉन्डर्स दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मछुआरों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। 110 से ज्यादा मच्छी बंदरगाह और लैंडिंग बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य के तौर पर पूजते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तो हमारे संस्कार महाराष्ट्र की जनता देख ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज के चरणों में सर झुकाकर क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वो उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह की उनके संस्कार हैं। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। शिशिर, आज प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले सिंधुदुर्ग की घटना थी उसके लिए माफी मांगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये लोग देख लें कि किस तरह से हमारे संस्कार हैं और उसका अपने संस्कार से देख लें कि वो आखिर क्या करते हैं। वो माफी मांगने के नाम पर कोर्ट्स अदालतों के चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल निखिल, हालांकि इसकी पीछे की पृष्ठभूमि हम थोड़ी सी जान लेते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी महाराष्ट्र के एक कोंकण में, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वो टूटा था। हालांकि इसके बाद जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार को घेरने का प्रयास किया था। विपक्ष के कई बड़े नाम जो है वो मुखर हो गए थे और सरकार पर टिका कर रहे थे कि किस प्रकार से सरकार जो पुतला जो है बिठाया था वो किस प्रकार टूट गया। लेकिन आज उन सभी सवालों पर, उन सभी
टीकाओं पर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है उसका मैं माफ़ी मांगता हूँ और साथ ही साथ मैं जो लोग मेरे साथ हैं उनकी भी माफ़ी मांगता हूँ, और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देव समझते हैं मैं उनकी भी माफ़ी मांगता हूँ। तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि किस प्रकार से बीजेपी और किस प्रकार से जो सत्ता है महाराष्ट्र में इस वक्त राज्य सरकार है वो काम कर रही है, उनका उनकी मंशा इस वक्त क्या है, ये स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कर दिया। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने ये भी साबित कर दिया और ये भी बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि महाराष्ट्र का एक दूसरा सबसे बड़ा नाम है स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर, और हालांकि उनके नाम पर किस प्रकार से राजनीति खेली जाती है, कुछ लोग जो है उन पर किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बाकी 19 सदस्य जो है या फिर उनके साथ जो पार्टी है वो चुप्पी साध लेती है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने आज बातचीत की। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री खासतौर पर बात करें बीजेपी की या बात करें खासतौर पर मौजूदा राज्य सरकार की नीति क्या है और साथ ही साथ उनके संस्कार क्या है, ये प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जो घटना घटी थी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसके माफ़ी मांगते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि जिस प्रकार से टीका टिप्पणी स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर पर की जाती है वो भी ठीक नहीं है, इसका भी जो है लोग संज्ञान ले। और इसीलिए हालांकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था, आज महाराष्ट्र को और खास तौर के देश भर को एक प्रमुख सौगात मिलने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान इस मुद्दे पर भी था और इसीलिए जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो शुरुआत में ही ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी और समस्त महाराष्ट्र की जनता से और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी प्रेमी जनता से उन्होंने माफी मांगी। जी निश्चित तौर पर उनसे माफी मांगी और वीर सावरकर को अपमानित करने वालों को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से बार बार अपमानित उनको करते हैं। और जब बात माफी मांगने की आती है, राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना था, उन्होंने कहा माफी मांगने की बात आती है तो अदालतों के चक्कर लगाते हैं, अदालतें बुलाती हैं लेकिन उसके बावजूद माफी नहीं मांगते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं उसकी संस्कृति में क्या कुछ अंतर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सेलार। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि रेवड़ी कल्चर की माया सैलरी पर आया टोटा, आखिर क्यों नहीं सैलरी दे पा रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार और किस तरह से आर्थिक संकट के जाल में फंस गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक बार फिर हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर और फ्री बी की। आखिर यह कैसी माया है जिसने राज्यों में सैलरी का टोटा लेकर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शॉर्टकट की सियासत से शॉर्ट सर्किट होना तय है, ये याद होगा आपको। और क्या हिमाचल प्रदेश में इसी शॉर्ट सर्किट की समस्या खड़ी हो गई है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी बोर्ड्स के चेयरमैन अगले 2 महीनों तक सैलरी भत्ता नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी 2 महीने के लिए वेतन भत्ता छोड़ने की अपील की है। स्थिति ठीक होने पर भुगतान का आश्वासन भी दिया है। पहाड़ पर इस तरह के आर्थिक संकट की वजह राज्य का बढ़ता कर्ज
का बोझ ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सैलरी ना लेने की वजह क्या है। दरअसल सैलरी ना दे पाने का भी संकट है। चुनावी वादे को पूरा करने में लगी राज्य सरकार ने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का दर्शन उधार में लिया है। नतीजा सैलरी पर बनाई है। लोकसभा चुनाव में खटाखट इकोनॉमी को जोर शोर से प्रचारित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की गारंटी योजना का उदाहरण लोगों के सामने रखा, लेकिन राज्यों के बढ़ते कर्ज के बोझ को उन्होंने मतदाताओं को नहीं बताया। भारतीय परंपरा में चादर के हिसाब से पैर फैलाने की आदत दी गई है, लेकिन हिमाचल में ने चादर बड़ा करने के बजाय पैर लंबा फैला लिया। मसलन 58,444 करोड़ रुपए के सालाना बजट में केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में 42,079 करोड़ रुपए का निश्चित था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसका एक मद जो है इस पर जाना था। राज्य सरकार ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे पर खरी नहीं उतर पाई है। वजह 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ नहीं हो पाया। हालात ऐसे बने कि बजट से बाहर फ्रीबी के वादे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पहले ही कैबिनेट बैठक में वचन पूरा करने का जो एजेंडा था, उसमें राज्य की जनता को प्रति व्यक्ति 1,17,000 करोड़ का कर्जदार बना दिया। अब हिमाचल सरकार फ्रीबी स्कीम में राइडर लगा रही है, यानी कि शर्तें जोड़ रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, अब कहा गया कि इसमें इनकम टैक्स वाला क्लॉज जोड़ दिया गया। इनकम टैक्स पेयर्स को यह नहीं मिलेगा। फ्रीबी के दम पर सत्ता हथियाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जो हाल हिमाचल प्रदेश का अभी है, वही पंजाब का लगभग हो चुका है। पंजाब सरकार कर्ज न मिलने की शर्तों में ढील देने की मांग कर रही है। ओपीएस के वादे पूरा न करने का मुद्दा आपके साथ चिपक गया है, तो महिलाओं को प्रति माह मिलने वाले 1,500 रुपए को मान सरकार अब उस पर बात नहीं कर रही है। और आपको सीधे लिए चलेंगे लाइव, जहां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL और जैविक उत्पादन में केंद्रीय गृह मंत्री अपना संभाषण दे रहे हैं। जैविक खेती के साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब से केंद्र के अंदर शासन की धुरा बदली, तब से करीब करीब 10 साल के उपरांत समय हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना। और जब ये लक्ष्य हमारे घोषणा पत्र में तैयार हो रहा था, मैं घोषणा पत्र समिति का मेंबर था, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या रखा है, क्यों रखा है। सबको लगता था कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में देश की कृषि भूमि को जैविक खेती के लिए उपयुक्त बनाना, इसके अनुकूल बनाना, ये लक्ष्य कैसे हो सकता है। तब वैसे ही चिट चैट थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों के जो चुनाव घोषणा पत्र होते हैं वो सिर्फ दलों के लिए नहीं होने चाहिए, वो देश के लिए भी होने चाहिए, किसानों के लिए। और आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहां होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पर किसानों की आय 2 गुना करना
उसमें एक बिंदु जैविक कृषि को बढ़ावा देना भी था, क्योंकि दुनिया भर में जो जागरूकता ऑर्गेनिक फूड के लिए आई है, इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा हुआ है। और वो वैश्विक बाजार का दोहन कर हम भारत का हिस्सा अगर बढ़ाते हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से जो मुनाफे वाला व्यापार है जैविक उत्पादों का, उसमें हमारे किसान का हिस्सा बढ़ता है, इसकी आय की बढ़ोतरी होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जैविक खेती के साथ ही हमारे समग्र देश के 140 करोड़ नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। अब ये लगभग सिद्ध हो गया है कि ढेर सारे रोगों का मूल हमारे पेट में जो फर्टिलाइजर के कारण केमिकल जाता है वो बना है। चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अंततोगत्वा कैंसर में परिवर्तित होता है। ढेर सारे रोग हमें मालूम नहीं होता रोज हम क्या खा रहे हैं। इसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ी है, वो मात्रा हमारे शरीर में रोगों का मूल है। भूमि की गुणवत्ता भी बिगड़ी। पहले सिर्फ भूमि की उर्वरकता कम हुई थी, फिर पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे प्रदेश में भूमि सीमेंट जैसी होने लगी है। इसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। मेरे खेत में ये 9वां साल है जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। अभी एक दिन में 7 इंच बारिश होने के बाद भी खेत से एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है। सारा का सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। तो पानी का भूस्तर भी ऊपर आता है, जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है, उत्पादन बढ़ता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सुधरता है। ये सब होने के बावजूद भी 2 कारणों से ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा नहीं होता था। एक तो किसान को उसमें ज्यादा रेट नहीं मिलते थे। इसका कारण ये था कि ये उत्पाद जो है वो ऑर्गेनिक है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, उसको खाते हुए भी लोग झिझकते थे, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं था कि मैं जो ऑर्गेनिक के नाम से चावल, गेहूं या दलहन ला रहा हूं, गुड़ ला रहा हूं, वो ऑर्गेनिक है या नहीं। तो ये 2 गैप रह गए थे। इसलिए हमने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल, ये 2 मिलकर देश भर में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं का एक जाला बुनने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक भूमि का भी परीक्षण करेंगे और प्रोडक्ट का भी परीक्षण करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। और ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत ब्रांड से और अमूल ब्रांड से एक विश्वसनीय ऑर्गेनिक फूड पूरे देश भर में उपभोक्ताओं को देने का काम करेंगे। जब आप ऑर्गेनिक फूड विश्वसनीय तरीके से सभी मानकों के, अंतरराष्ट्रीय मानकों के पार होकर देते हो, तो इस देश में अब बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके लिए कीमत लेने के लिए तैयार है, और दुनिया में भी बहुत बड़ा है। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का रेट ज्यादा मिलता है। फिर सवाल आता था रेट
व्यापारियों को तो ज्यादा मिलेगा, किसान के पास कैसे पहुंचेगा? तो इसका रास्ता कोऑपरेटिव है। मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, अभी तो ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड छोटा सा बच्चा है। 2-3 साल उसको एक बड़ा पौधा बनने के बाद हम शुरुआत में ही, वृक्ष बनने के पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे कि ज्यादा मुनाफा जो मिलता है इसका एक एक पैसा इसका उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में चले। और एक कोऑपरेटिव संस्था में ही संभव हो सकता है। आज मैं देश भर के नागरिकों को अपील करने आया हूं कि भारत ब्रांड ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में हमने रखा है, अभी कुछ ही उत्पाद है, मगर 2-3 साल में हम लगभग वेजिटेरियन खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो विश्वसनीय भी है क्वालिटी की दृष्टि से और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की दृष्टि से, क्योंकि मुनाफा हमारा उद्देश्य नहीं, इसलिए सस्ते भी हैं कंपैरेटिवली। और तीसरा, वो उसका एक एक पाई का मुनाफा हमारे देश के किसान की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। ये तीनों उद्देश्यों को हम राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से पूरे करेंगे। और ये भारत ब्रांड जो है, भारत ऑर्गेनिक, एक विश्वसनीय ब्रांड अभी से बनने जा रही है। आज अभी मैं मिनेश शाह जी से पूछता था कि भाई चावल जो परचेज करते हो उसमें कुछ बचता है? तो उसने कहा अभी ऐसी स्थिति, हालांकि ये शुरुआती समय है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं आई। और मैं विश्वास से मानता हूं कि इससे ऑर्गेनिक फूड के बाजार को स्ट्रक्चर तरीके से लोगों के पास पहुंचाने का जरिया भी बनेगा और लोगों को विश्वसनीयता के साथ सच्चा ऑर्गेनिक फूड भी अपने रसोई में प्राप्त होगा। गणेश जी मुझे कुछ दिन पहले वैसे ही मिलने आए थे तो राजनीतिक कारणों से मैंने कुछ पकड़ा दिया उनको कि भाई पहाड़ के किसान इतनी मजदूरी करते हैं और 40% किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है, उनको रेट मिलना चाहिए। आप राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को अनुबंध कर दीजिए, जितना चावल, दलहन, गेहूं आप बनाएंगे वो सब हम ले लेंगे। हमारे पास मार्केट है। तो हाँ बोलकर गए, शायद भूल भी गए, मगर उत्तराखंड गए तब तक हमारे यहाँ से 3 फोन उन पर पहुंच गए थे कि अनुबंध का क्या हुआ। मुझे आज आनंद है मेरे किसान भाइयों के सामने कहने के लिए, गणेश जी के इनिशिएटिव के कारण आप सभी को अब धीरे धीरे ज्यादा दाम मिलेगा। थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा। अभी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की अकाउंट सिस्टम और उसके बनने की प्रक्रिया चल रही है, मगर उसके नींव में, इसके उद्देश्यों में मुनाफा आपका है, आपका अधिकार सुनिश्चित कर लिया गया है। इससे आपको कोई महरूम नहीं रख सकता। कुछ ही सालों में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड मुनाफा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी। और कई कोऑपरेटिव ने ये बनाया है। मिनेश भाई को इसीलिए इनका चेयरमैन बनाया गया है क्योंकि डेयरी के क्षेत्र में एक प्रयोग सफलतापूर्वक आज देश भर में अच्छे से लागू है। करोड़ों किसानों को डेयरी प्रोडक्ट का मुनाफा उनके बैंक अकाउंट में हम कोऑपरेटिव के माध्यम से बांट रहे हैं। परंतु मेरा उत्तराखंड के किसानों को भी आग्रह है
कि आप आपके खेत को शुद्ध रखें, उसको शुद्ध रूप से जैविक बनाइए, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए और पास वाले किसान को भी इसके फायदे समझाकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाइए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो ऊंचाई के कारण ईश्वर के सबसे नजदीक है और आपके यहाँ तो शिव और विष्णु दोनों स्वयं हमेशा से विराजमान है, देवभूमि है। अगर उत्तराखंड पूरा जैविक हो जाता है तो ये टेस्टिंग बेस्टिंग के लफड़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, फर्टिलाइजर खरीद करने वाले लोग ही न रहें। आपके ऑर्गेनिक औषधियां और ऑर्गेनिक वन प्रोडक्ट के लिए भी मैंने मेरे व्यक्तिगत तौर पर औषधि बनाने वाली कंपनियों से बात करी है। अभी उपलब्धता कम है इसलिए वो अलग ब्रांड नहीं कर सकते हैं, मगर उसमें भी अब ऑर्गेनिक औषधियों का ब्रांडिंग के साथ एक लिंब नया बनाकर काम करने की वो शुरुआत करने वाले, मगर वो बाद की बात है। अभी तो आप जितना भी उत्पाद रोज बरोज की रसोई के लिए माताओं को जो चाहिए वो पैदा करेंगे, वो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड उसको खरीदेगा और आपको उचित दाम भी उसके तुरंत ही मिल जाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है विश्व के सबसे बड़े उत्पादक बनना ऑर्गेनिक फूड के, वो पर्याप्त नहीं है। हमने राष्ट्रीय निकास के जैविक नहीं, किसानों की उत्पाद के निकास के लिए भी एक कोऑपरेटिव बनाई है। तो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो भारत ब्रांड डेवलप कर रहा है, इसको विश्व के बाजार में भी हमारे दूसरे कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको विश्व में भी पहुंचाएंगे और भारत का बाजार सैचुरेशन होते ही, हमारे लोगों के आरोग्य की चिंता करते ही, साइमल्टेनियसली ही हम विश्व के बाजार में भी अपना पदार्पण करेंगे। आज मैं विशेष रूप से गणेश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि किसानों की चिंता कर कर उन्होंने एक बहुत बड़ा रास्ता किसानों के जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए खोला है। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं यहाँ मेरे किसान भाई जो आए हैं 150-200 की संख्या में, उनको देना चाहता हूँ। माताएं जो आई हैं उनको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो शुरुआत की है निश्चित ही देश की समृद्धि और देश के आरोग्य, ये दोनों को ठीक ठाक करेगा और समृद्ध बनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अंत में सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भी सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL और उत्तराखंड के जैविक उत्पाद परिषद के बीच में अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर आपने उनका संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि जैविक जो उत्पाद है भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे और जैविक खेती को प्रश्रय दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को जैविक करने का लक्ष्य रखा था और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और फर्टिलाइज़र को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये रहा ये कार्यक्रम। अब हम वापस अपने जो मूल जिस डिस्कशन की हम बात कर रहे थे उस पर लौटते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फ्री बी की सियासत रही है, जो खटाखट इकॉनमी है, क्या उसका परिणाम रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार
कर्ज में डूब गई है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस बात का डर था, या ये कहा जाए कि जिस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था कि ये जो पूरा एक राज्यों के द्वारा ये जो पूरा सिस्टम चुनावों के दौरान फ्री बी बांटने का ये किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं। शायद वो उसकी शुरुआत हो गई है, हिमाचल प्रदेश का रिफ्लेक्शन सामने आ रहा है, पंजाब और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। निखिल, हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये खटाखट जो बात आप कह रहे थे, खटाखट इकोनॉमी की कितनी जोर शोर से चर्चा हो रही थी। 1 लाख रुपया देंगे, 8,000 रुपये आपके अकाउंट में खटाखट आ जाएंगे, इसकी पूरी चर्चा हो रही थी और लग रहा था कि ये माहौल जो है वो खटाखट इकोनॉमी में एकदम रम से गया है। लेकिन आज जब आप इस खबर को देखते हैं और आपकी रिपोर्ट को देखते हैं कि हिमाचल में क्या हो रहा है, ये पहाड़ का जो राज है, अब वो राज की देखिए कि जो अभी तक तो आपने सुना होगा कि वहाँ जो ये अभी तक इन्वायरमेंट के कारण और जो इस कारण जो हिमाचल को सामना करना पड़ रहा है आपदा का, लेकिन हिमालय के इस पहाड़ को, जो अब हिमाचल के जो एक मजबूत पहाड़ था, उसको भी दरका दिया है इस फ्रीबी ने। ये आर्थिक व्यवस्था जो उसकी दरक गई है, उसका आप सीधे रिफ्लेक्शन देखते रहे हैं कि कल विधानसभा के उस पटल के साथ में और सीएम सुक्खू का जिस तरह से वो बयान दे रहे थे और एक तरह से निराशा का भाव जो उनके चेहरे पे था, वो साफ साफ दिखता है कि वो मजबूर है उन आला कमानों के उस गारंटी को लेके जो एक तरह से राज्य की सरकारों पे उसने थोप दिया है। अब ये डिपेंड ये करता है कि राज्य में, दुनिया में कोई चीजें फ्री नहीं मिलती जी, ये हम सब जानते हैं। हाँ। अगर फ्री नहीं मिलती तो क्या राज्य सरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो ये गारंटी स्कीम थी, उसको पूरा करने के लिए राज्य की जनता पे 1,20,000 का कर्ज दे दिया है? ये सवाल तो उन लोगों को, वहां की जनता को अपना खुद को पूछना चाहिए कि आपने जो अगर ये फ्रीबी का ये किया है सरकारों से या जो भी पार्टियां आती है, तो ये अल्टीमेटली आपको ही पे करना होगा। जैसे आपने कर्नाटक में अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी फ्रीबी की 5 गारंटी को लेके राज्य सरकार पूरी तरह से वहां, चाहे वो सिद्धारमैया हो या डीके सुब्बारू, खुलेआम कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी 5 गारंटी है, सारे डेवलपमेंट काम उन्होंने रोक दिया। तो वो उसकी भरपाई कौन कर रहा है? एक तो आप टैक्स पेयर के पैसे से आप फ्रीबी बांटते हैं और दूसरा उसी टैक्स पेयर के सामने में आपने राज्य में सारी चीजों पे महंगाई, ये दाम बढ़ा दिया, दूध के दाम बढ़ गए, वहाँ वैट का आपने बढ़ा दिया, वहाँ आपने जो ट्रांसपोर्टेशन बस की थी, एक सेक्शन को बस की फ्री मिली तो बाकी सेक्शंस को लिए आपने दाम बढ़ा दिए, वहाँ फेयर बढ़ा दिए, आपने बिजली के चार्ज बढ़ा दिए। ये सारी चीज उलट के देखिए तो आप पंजाब में देखिए, वहाँ क्या हुआ। आपकी रिपोर्ट में देख रहे थे 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इस बजट में आप आदमी पार्टी के वित्त मंत्री रख रहे थे। तो ये सारे जहां ये स्टेट के इतने वह कर्ज बढ़ रहे हैं और उसका बोझ सीधे सीधे जनता पे पड़ रही है, उसके बदले में आप कहते हैं बिजली फ्री, ये फ्री, तो शायद आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये रेवड़ी कल्चर जो है उसको एक तरह से राज्य को संकट में डाल दिया है। बिल्कुल, रेवड़ी कल्चर, दरअसल ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, रेवड़ी कल्चर ने राज्यों को संकट में डाला है। और उसमें ये समझने की ज़रूरत है, कई बार लोग जब इसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी केंद्र सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया था। कोविड काल में अगर वेलफेयर स्टेट के तौर पर अगर भोजन मुहैया कराया गया, उसको रेवड़ी कल्चर में शायद समझने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल राहुल लाल जी, आप कांग्रेस के समर्थक के तौर पर हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि ये जो फ्रीबी की नीति है, जो रेवड़ी कल्चर है, या सीधे कहें खटाखट इकॉनमी है, इसके समर्थन में है आप? क्योंकि परिणाम आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति हो रही है और कर्नाटक और पंजाब भी बहुत पीछे नहीं है इस मामले में। देखिए निखिल जी, अच्छा बात है कि इसको फ्रीबी ही कह रहे हैं, रेवड़ी कह रहे हैं। नहीं तो हमें तो याद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे तो एक भाषण में वो कह रहे थे, क्या बोलते हैं, सब्सिडी वाले अनाज को फोकट अनाज। उन्होंने तो उसको फोकट अनाज अपने ही प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री अन्न निधि जो योजना चल रही है, जिसके बारे में अभी आपने वर्णन किया कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान में बता रहा था। अब देखिए मुख्य सवाल क्या है। देखिए फ्रीबीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य है और जिनको जरूरत है उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबों को आकर सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है, देखिए
इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कर्ज है वो 87,000 करोड़ का कर्ज है। आरबीआई के अनुसार वो मानती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होते होते वो 90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। वो ये स्थितियां हैं। लेकिन निखिल जी, क्या इसके लिए फ्रीबी जिम्मेदार है? हमें लग रहा है कि इसके लिए फ्रीबी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जो पिछले वर्ष भयानक वहां पे एक जो है कि आपदा की स्थिति आई, प्राकृतिक आपदा की स्थिति आई, और कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने काफी जमकर मांग किया कि उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। वो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। हाँ, इस बार जो अभी जो बजट आया, अभी संपूर्ण बजट जब आया, उसमें पहली बार वित्त मंत्रालय ने एक तरह से उसके लिए जो बजट का प्रावधान किया, लेकिन वो जो बजट का प्रावधान किया गया वो भी अभी वहां तक नहीं मिला है। संक्षेप में खाली 2-3 चीजें और जोड़ दूं। यहाँ पे पंजाब के आंकड़ों की जरूर बात की जा रही है कि पंजाब भी कर्ज जाल में फंस गया है। कर्नाटक के बारे में की जा रही है। मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले बड़ा शोध करके आया हूं। बिजली सब्सिडी पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और इस समय इसमें महाराष्ट्र के ऊपर भी एक तरह से अगर आप देखें तो वो 7,22,000 करोड़ का कर्ज महाराष्ट्र के ऊपर है। गुजरात के ऊपर भी 4,67,000 का कर्ज है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी 4,18,000। अब मैं आपसे, ठीक है, वो लिस्ट आपके पास होगी। मैं एक बात बहुत देर से सोच रहा हूं आपसे कहने के लिए। देखिए, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप खर्च करेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो देखेगा कि उसको कहां बचाना है। तो इसलिए अगर आप दूसरे राज्यों का, यही तो बात कही जा रही है कि कहां पर आपको खर्च करना है, ये आपको देखने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपने कही कि राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया, उत्तराखंड में आपदा आई, उसको भी राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आई, राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। तो आप इसको ये मत कहिए कि राष्ट्रीय, और दूसरी बात ये भी पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपदा अगर नहीं घोषित किया गया तो आपके बजट का कितना प्रतिशत पैसा आपने उसमें खर्च कर दिया जिसकी वजह से आप घाटे में आ गए। तो कम से कम वो बात ना कहे जाए। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम सारा जो कर्ज है, वो जो आप ओपीएस की बात करते हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो उनको पेंशन देने की, जो उनको पैसा देने की बात हो रही है, उसकी बात कही जा रही है। जब आप फ्रीबीज को पूरा करने के लिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये हमने लिखा भी थे चारवाक दर्शन में कि ऋण लेकर के आप देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है राहुल लाल जी। ऋण लेकर के घी पीने वाली स्थिति है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया जा रहा है। तो इसलिए ये सारे जो तर्क हैं, मैं कम से कम इससे सहमत नहीं हूंगा। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी में, उनको जोड़ना चाहूंगा। विजय शर्मा जी का हम को जोड़ लेते हैं। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये हमारा मिसमैनेजमेंट नहीं है, और इस तरह के जो कि मैंने जैसा कि कहा कि वो वेलफेयर स्टेट में कोविड काल में अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया गया या उनको अनाज पहुंचाया गया, उसको भी सही नहीं मान रहे राहुल लाल जी। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी एक रेवड़ी कल्चर का ही था, और ये बार बार इस बात को तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेवड़ी कल्चर की वजह से हिमाचल प्रदेश की स्थिति नहीं हुई है। देखिए निखिल जी, राहुल लाल जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा, कम्युनिस्टों ने इसी तरह की एक योजना लाए थे। वो इसी तरह से वो लोगों को धोखा देके और सरकार में आए थे, और काफी लंबे समय तक सरकार में रहे। तो वहां की हजारों फैक्ट्रियां, कंपनियां जो मथुरा रोड अपना दिल्ली से लेके और मथुरा तक सारी वहां से भग के आ गई थी। और उसके बाद में उसका नतीजा आपने देखा होगा कि वहां लोग काम करने से कतराने लग गए, क्योंकि उनको सिर्फ निर्भरता उनकी दिखा दी चावल और दाल। वहां हजारों लोग कलकत्ता की सड़कों पे सोते थे, भूखे सोते थे। तो उसके बाद में लोगों ने जाना, किस तरह से सिंगूर में विरोध किया ममता बनर्जी ने, किस तरह से वेस्ट बंगाल सबसे पीछे है। तो अब राहुल लाल जी ने जैसे बताया, अपना एक तुलनात्मक बताया स्टेटों से। आप मुझे बताइए, अभी हम एक बॉम्बे बड़ौदा रोड बना रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ का है। तो ये भी हमने कहीं से लिया ही है पैसा। उसके अंदर 3 साल के अंदर 1.25 लाख करोड़ की आमदनी होगी। तो उसका वापसी हुआ ना। आप पैसा किसको दे रहे हो, किस योजना में दे रहे हो, तो आपको यह समझना होगा। अगर आप किसी को फ्री में बांट देते हो सरकार के लिए, लोक लुभावन ऐसी योजना लाते हो कि सरकार का भी भत्ता बैठ जाए, लोग भी जितने भी हैं वो कमाना ही बंद कर दें, और उनको प्रगति करने से रोका जाए। एक किस्म से अगर आप किसी को, महाराष्ट्र का बजट आपने देखा नहीं है, लग रहा है महाराष्ट्र का अभी हाल का बजट अगर आप देखे होते विजय जी, वहां पे पूरे के पूरे रेवड़ी संस्कृति जिसका प्रधानमंत्री विरोध कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में ही उसका पालन नहीं हो रहा है।
हर महिला को राहुल जी, 1500 नहीं ये बात मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ। देखिए ये दिक्कत वहां भी अगर उनके साथ में राहुल लाल जी, एक मिनट आप बीच में बोले। निखिल जी बता दे तो उनका जवाब दे देता हूं मैं चाहता हूँ कि अच्छा जवाब चलिए देता ठीक है, हूं। विजय जी आप पहले आप खत्म कर लीजिए। जी विजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात राहुल सुनिए। लाल जी बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी की समर्थित जो हमारा शिंदे साहब के नेतृत्व में सरकार है वो कितने सालों से? मात्र 2.5 साल से। उससे पहले तो आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने वहां कैसे कारगुजारी करी है आप सबको, पूरे देश को पता है। सामने किस तरह से बीएमसी के घोटाले सामने आ रहे हैं पूरे। एक मिनट राहुल लाल जी देखिए, तथ्य पे रहते हैं, तथ्य पे राहुल लाल जी एक एक करके बोलेंगे, रहते इसके हैं। बाद आप बोल लीजिएगा ना, इसके बाद बोल लीजिएगा। मैं जी देखिए आपने तथ्य रखे, तथ्य पे मैं बात कर रहा हूं। आप गुजरात में प्रति व्यक्ति आय देखिए, आप हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय देखिए। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हमारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। जो राष्ट्रीय औसत है हमारी, उससे भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसमें? हरियाणा में। लेकिन हमने कर्ज लिया, कर्ज से हमने योजनाएं बनाई है, हमने कल्याणकारी ऐसी की है कि उससे हमने रोजगार भी दिए। आज प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे बड़ी जो बंदरगाह है उसका उद्घाटन किया 76,000 करोड़ का। ठीक बात है। तो आप कर्ज उसको क्या कर्ज कहोगे? लेकर योजनाओं को पोषित करना, कर्ज लेकर योजनाओं को पोषित करना और कर्ज लेकर घी पीना, ये जो निखिल, जी 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 ये इन समझ दोनों में वाली अंतर बात है, कर्नाटक की इन ले दोनों में लीजिए, अंतर है। कर्नाटक विनोद की जी बात करते निखिल, हैं। एक 4 बात रुपए मैं का सवाल करता 4 हूं। रुपए इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिया। हमने इन्होंने दोनों को मनरेगा सुना का है। भी ठीक है, खाली ठीक है। गरीबों का भी। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया विजय जी, आपका पॉइंट आ गया। एक पॉइंट और बच गया, एक पॉइंट दोनों ये को जो क्लियर कहते हैं करता हूं। ना, राहुल लाल जी आपका सुन लिया। राहुल लाल जी, आप जो ये सारे स्टेट को दिखा रहे थे कि सर हर स्टेट पे कर्ज का इतना बोझ है, उसमें हिमाचल का कितना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी स्टेट के जो कर्ज लेने का है वो उसके जीडीपी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप यूपी के जीडीपी और महाराष्ट्र के जीडीपी को हिमाचल से तुलना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप अपने स्टेट की जो जीडीपी है उसका 40% आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं लोन। अब हिमाचल के साथ साथ पंजाब का भी देख लीजिए कि इनके साथ में है कि ये अपने जीडीपी के उस मानक को क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि उनके अपने जो वादे हैं, अपने जो एजेंडा है उसको पूरा करने में सारी सरकारें जो हैं वहां हाँफ रही है, क्योंकि वहां उनको लोन मिलना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि ये देश के लिए चिंता की बात किया है कि ये ऋण के कारण ही आपके 2 पड़ोसी देश में श्रीलंका की हालत देख लीजिए और पाकिस्तान का देख लीजिए, किस तरह की वहां की हालत रही है। ये इस देश को समझने की जरूरत है। ठीक है। ये खटाखट इकोनॉमी की बात जब आप करते हैं तो आप वेलफेयर स्कीम को, सब्सिडी को भी एक तरह से अपमानित करते हैं। ठीक है। वेलफेयर स्कीम में कोई राइडर नहीं होता, उसका राइडर सिर्फ ये है कि गरीब कल्याण के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मदद दिया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से सबल हो सके। आप एक टोटल में कहते हैं बिजली फ्री, सबकी फ्री, ठीक है, आप ठीक है। कह रहे हैं बस आपका- की फ्री। हाँ। ये सारी चीजों आपका समझने की पॉइंट आ जरूरत गया, है आपका कि पॉइंट आप आ गया और सीधे मुझे लगता है कि सीधे राहुल लाल जी वोटर्स अगर को इस एक बात तरह को से समझना लुभाने चाहेंगे, के लिए ठीक है आप विनोद जी, स्टेट को आपका डैमेज पॉइंट कर आ गया, विनोद जी आपका पॉइंट आ गया और मुझे लगता है राहुल लाल जी अगर इसको सच में अपने दिल से इस बात को समझना चाहेंगे, आप समझ गए होंगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम मैं समझता हूं कि आप तक ये बात जरूर पहुंची होगी। चलिए बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, आज चर्चा में हमारे पास समय बस इतना ही है राहुल लाल जी, और मैं जानता हूं आपके तर्कों में भी दम नहीं है, प्लीज मुझे 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 माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहां हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उन पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आज का दिन भारत की विकास यात्रा के लिए ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में किया वाणवण बंदरगाह का शिलान्यास। पीएम ने कहा, गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है मील के नए पत्थर। देश में बीते 10 वर्षों में हुआ $31 बिलियन का निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले प्रधानमंत्री। तीन से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी यह पहली ब्रुनेई यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा के विरोध मार्च को पुलिस ने रोका। मार्च से पहले ही लिया महिलाओं को हिरासत में।
बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का लगाया आरोप, सीएम के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर आज रांची में बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। दिखने लगे हैं फ्रीबी और गारंटी योजनाओं के साइड इफेक्ट्स। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास सैलरी बांटने का संकट। पीएम मोदी ने राज्यों के रेवड़ी कल्चर पर पहले ही किया था सावधान। आर्थिक बदहाली पर अब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ने की कोशिश शुरू की। और पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भारत ने जीते 2 पदक। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।